जो भी लिखा हुआ है साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है, आवाज़ भी आ रही है। तो यहाँ पे देखें, पेपर 2 है सेमेस्टर 4, आपके सामने लिखा हुआ है, देख रहे होंगे कि पेपर 2 सेमेस्टर 4। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ आपको। ये देखिए पेपर 2 है और यहाँ पे देखिए फीटर वालों के लिए है। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब एक कन्फ्यूजन ना रहे कि इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है कि फीटर वालों के लिए है, ये सबके लिए है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें वही हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में होते हैं। ठीक है, अभी जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वही सब कुछ यहाँ पे भी है, तो ये सबके लिए है। तो आप सब लोग इसको देखिए, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। पहले आप लोग बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। बिल्कुल सही दिख रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, सबको सही दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं सीधे क्वेश्चंस। यहां पे देखें पहला क्वेश्चन, अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो यहां पे देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? आप लोग ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। ऑप्शन बताइए आप लोग जल्दी से। ठीक है, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। यहाँ पे देखिए उसका उल्टा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3.4 नहीं होता है, 3.14 होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। और यहाँ पे देखिए 3, आपको कंफ्यूज करने के लिए 3/4 लिखा हुआ है, तो 3/4 नहीं 3.14 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में पेपर है, एक्चुअली हिंदी में मिल नहीं पाया था। तो यहाँ पे देखें दूसरा क्वेश्चन, मैं पूरा हिंदी आपको बता दूंगा, उसके बाद आप इसको करिए। द आउटर डायमीटर ऑफ अ पाइप, कोई पाइप है, पाइप का बाहरी व्यास दिया हुआ है। पाइप का क्या दिया हुआ है? बाहरी व्यास। वो कितना है? 100 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर ऑफ पाइप इज 100 सेंटीमीटर। उसका जो व्यास दिया गया है आउटर डायमीटर डी, कितना दिया गया है? 100 सेंटीमीटर। पूछा गया है देन द आउटर सरकमफ्रेंस विल बी, बाहरी सरकमफ्रेंस कितना होगा? तो इसका आंसर आप लोग करिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो डायमीटर दिया हुआ है इसको अगर आप 100 ले रहे हैं तो यहाँ पे जो डायमीटर है इसके जगह पे आप रेडियस कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है, इसके जगह पे रेडियस रहेगा, मतलब ये जो वैल्यू दी गई है वो रेडियस की है। अब आप लोग सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका रेडियस दिया गया है 100 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस आपको बताना है, बाहरी व्यास मतलब परिमाप आपको बताना है। आंसर आप लोग बताइए। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखें सेंटीमीटर में दिया है और कुछ ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया है, कुछ में मीटर दिया है, mm दिया है और मीटर स्क्वायर दिया है। तो आप लोग आंसर निकालिए, फिर मुझे आंसर बताइए जल्दी से। यहाँ पे देखिए लिखा है द प्रेशर इज गिवन बाई, तो प्रेशर का मतलब होता है दाब। तो दाब बराबर क्या होता है? अब किसी पर्टिकुलर चीज पे आप बल लगाते हैं, ठीक है, और कितने एरिया में बल लगाते हैं यानी कितने क्षेत्रफल में बल लगाते हैं, वहीं उन दोनों का जो रिलेशन होता है क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसके आपके मात्रक की अगर कोई बात करे पूछेगा तो दाब का बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया?
मोहम्मद कदीर दिख रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा है। तो जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है उसका क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ठीक है। कम से कम 240 या 360 पे देखे तो साफ साफ एकदम दिखेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। रोहित तिवारी, केशव शर्मा, सबका बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। 2.5 टन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन केजी एज, यानी 2.5 टन है, उसको क्या बनाना है, किलोग्राम में बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा आंसर। 2.5 टन को क्या बनाना है, किलोग्राम में। इसका आंसर बताइए। डी सही है, अच्छा 2500 केजी है, डी सही है। 1000 केजी है, 1000 केजी तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। अच्छा 1 टन में 1000 केजी, रोहित तिवारी सही है। 1 टन में कितना होता है, 1000 केजी, है ना। 1 टन में होता है 1000 केजी, 1000 केजी। तो आपसे क्या पूछा है, 2.5 टन में। तो 2.5 टन कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 2.5, ठीक है। तो देखिए जितने जीरो होते हैं आप उतने लिख लीजिए, 1 2 3 जीरो, फिर 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25 से कम 25। अब पॉइंट के बाद 1 अंक है तो आप क्या करिए, पॉइंट के बाद 1 अंक पे क्या करिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका जो आंसर आया क्या आया, 2500 किलोग्राम। तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सही है, सही है। 2.5 मतलब आप लोगों ने टोटल 4 क्वेश्चन एकदम सही किया है। इस तरह से आप काउंट करते रहिए कि इस पेपर में से आप कितना सही कर सकते थे, ठीक है। और लास्ट में सब लोग बताएंगे कि सर मेरे कितने नंबर आए, और ईमानदारी से सब लोग बताएंगे कि सर हाँ सर मैंने 4 क्वेश्चन एकदम सही किया था अपने मन से, ठीक है। जिसका ये चारों क्वेश्चन सही होगा वो 4 नंबर उसका हो गया। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 4 क्वेश्चन यानी 12 नंबर हो गए। टोटल पेपर जो है 75 नंबर का है ये वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दीजिए। सबसे पहले tan थीटा किसके बराबर होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, tan थीटा किसके बराबर होता है। इसका आंसर जल्दी से दीजिए। tan थीटा किसके बराबर होता है, इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले ऑप्शन को कट करना सीखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को कट करना सीखें। तो जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए के साथ सब लोग जा रहे हैं, ए और बी, मोहम्मद बिलाल ए, आलोक चौहान ए, एहसान बेग बी, अजीत पाल ए, अंकित विश्वकर्मा ए, आलोक यादव बी, सुभाषित साहू ए। अब देखिए अभी आंसर अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा जो है क्या कहलाएगी, सामने वाली भुजा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड, ठीक है। तो ए हो गई अपोजिट साइड। अब उसके बाद जो नीचे लगी होती है भुजा उसको बोलते हैं बेस या आधार या लगी हुई भुजा, एडजेसेंट साइड। इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। और जो सबसे लंबी भुजा होती है क्या होती है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस, ठीक है। तो tan थीटा के लिए बताइए कौन सी साइड का इस्तेमाल होना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ सब लोग जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए होता ही नहीं भाई, tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पे क्या दिया है, उल्टा दिया है, कॉस अपॉन साइन दिया है।
जबकि tan होता है sin अपॉन cos, तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। अब उसके बाद tan में मैंने क्या बताया था कि लंब बटे आधार, यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है इसका कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं है कर्ण का। तो आपके दो ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए इसमें भी हाइपोटेनियस है और इस वाले ऑप्शन में भी हाइपोटेनियस है, तो ये दोनों नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? बी, रोहित तिवारी बी, अभिषेक सिंह बी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिए अब सब लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर बताते चलिए। 5 क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं। चलिए ठीक है, सबका सही है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, इसको तो सॉल्व करना ही है सबको। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू, केवल इसको सॉल्व करके आंसर बताओ 1 मिनट के अंदर। एक मिनट के अंदर इसका आंसर चाहिए। हाँ अजीत पाल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है। आंसर बताइए 1 मिनट के अंदर। और जो आपके और भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी इसको शेयर कर दीजिए कि क्लास चल रही है, क्योंकि कुछ लोग अभी सो रहे होंगे, जब जगेंगे तब तक क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो उनको जो है इसको शेयर कर दीजिए और वो लोग भी ज्वाइन हो जाएं, और मैं पर डे कोशिश करूंगा एक पेपर सॉल्व करा दूंगा। कल एक दूसरा पेपर होगा फर्स्ट ईयर वालों का, मगर ज्वाइन सबको करना रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहला आंसर दिया है अभिषेक सिंह, ऑप्शन नंबर डी। बाकी लोग बताइए, इसमें तो कुछ नहीं था, केवल सॉल्व करना था। आलोक यादव डी, अभिषेक सिंह बी, डी देने के बाद बी दे दिए, मतलब कंफ्यूजन। रोहित तिवारी डी, सही है। बहुत लोग डी के साथ जा रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं है भाई, आप लोग ध्यान से देखिए। 22/7 मल्टीप्लाई बाई 350 इंटू 2, ठीक है। अब इसको 7 से जब आप कट करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 7 × 5 = 35, 0। अब यहाँ पे क्या हो गया 22। अब देखिए 50 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100, और 22 का 100 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2200। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? डी वाला आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, सबका आंसर आ गया डी। सब लोग चीटिंग नहीं करेंगे, अपना नंबर एक साइड में काउंट करते रहिए कितने क्वेश्चन सही किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 mm इज इक्वल टू, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसका एरिया पूछा है, समबाहु त्रिभुज का एरिया। तो फार्मूला जिसको याद होगा वो कर लेगा। और जो उसकी साइड है वो 8 mm दिया गया है, तो आपको ध्यान होगा a = 8 mm ये दिया गया है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अच्छा ऑप्शन mm में भी है, सेंटीमीटर में भी है, तो आप पहले निकालिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन सही मिल रहा है कि नहीं। आप एक बार mm के हिसाब से निकाल लीजिए और एक बार सेंटीमीटर के हिसाब से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, फिर उसके बाद हम बताते हैं। फार्मूला बता दें, ना पता हो तो बताइए। अच्छा ऑप्शन आलोक यादव सबसे पहले आंसर दे रहा है 27 है। क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए भाई, ऐसे मत बताइए कि ऐसे ही आंसर बस बता दिए तुरंत। 27 कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख ही नहीं रहा है कोई 27। 2.7 है भाई। फार्मूला बता दे अगर ना पता हो तो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आलोक यादव सर डी वाला सही है। अच्छा डी देखने में डिफरेंट लग रहा है, इसलिए मतलब लग रहा है कि यही आंसर सही होगा, है ना। बहुत अच्छे। रोहित तिवारी बी सही है, ठीक है।
मतलब सेंटीमीटर में आ रहा है। तो चलिए 8 mm है, तो आप इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई। तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो देखिए √3/4 ए के जगह पे हो गया 8/10, फिर ई स्क्वायर है तो इसीलिए मैं इसको 2 बार लिख रहा हूँ, 8/10 इंटू 8/10। ठीक है, 4 से इसको कट करेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से इसको कट कर दीजिए, या तो आप क्या करिए 100 को रहने दीजिए क्योंकि डिवाइड करने में, तो आपका यहाँ पे क्या होगा 8 2 जा 16 इंटू √3 की वैल्यू हो गई 1.732 और नीचे क्या हो गया 100। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया भाई, लगभग 1.5 गुना है, तो यानी 27 के आसपास ही आएगा, क्योंकि 16 कम 16 और उसका आधा अगर आप करें तो 8 और जोड़ लीजिए, तो 16 4 20 3 23, मगर ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है तो मतलब 27 के आसपास आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए आप लोग आंसर कितना आया जल्दी से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27.712। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 100 है ना, तो जब 100 है तो 2 अंक पे पॉइंट और लग जाएगा इधर, तो यानी सेंटीमीटर वाला तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। कौन सा आंसर आएगा, mm वाला आएगा। ठीक है, इसको बिना चेंज किए लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 8 सेंटीमीटर है, जब इस 8 mm है, जब इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या होगा 8/10 होगा भाई, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तब तो ये सेंटीमीटर बनेगा, तो 10 से डिवाइड यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, तो 2 अंक पे पॉइंट आएगा, तो जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 27.7 आ रहा है, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा ना, तो इसका मतलब इसका अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 0.277 ऐसे करके आंसर आएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। बट अगर यहाँ पे ये 10-10 ना होता, यानी हम क्या लेके चलते, ए इक्वल टू केवल 8 mm लेके चलते, तो जो एरिया होता वो क्या होता √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 से इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 1.732। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.7, ये आपका आंसर कौन सा हुआ mm स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा गया, ए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्लियर हो गया सबको। तो ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने गलत किया, क्योंकि ऑप्शन ही इसके ऐसे दिए हुए हैं। अब देखिए फार्मूला वही है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे क्या हुआ सेकेंड ईयर का पेपर था इसीलिए ऑप्शन को इसने टफ कर दिया, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, बस यूनिट को चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही पेपर आता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई डाउट किसी को? हाँ, अब देखिए मैक्सिमम लोग ए के साथ जा रहे हैं, बस ईमानदारी के साथ जो लोग ऑप्शन बी बताए थे वो ए क्वेश्चन को कट कर देंगे कि सर मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए ठीक है, बाकी सबका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ हाफ सर्कल विथ रेडियस आर। हाफ सर्कल का एरिया आपसे पूछा हुआ है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसका त्रिज्या आर हो। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आधे वृत्त का कितना होगा, ऑप्शन नंबर कप्तान दुबे ए बता रहे हो। हाफ सर्कल है बच्चे, क्वार्टर सर्कल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आलोक यादव, ऑप्शन नंबर ए सुभाषिस ए। नहीं भाई, एरिया आप क्या पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। इसको बताइए आप लोग आंसर। मैंने आंसर भी बता दिया कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, इस पूरे का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अब इस वृत्त को कर दिया आधा, मतलब
इतना हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा। अब इस वृत्त को कर दिया एक बार और आधा, मतलब केवल ए वाला पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, मतलब इस तरह से। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन, ये चौथा पार्ट है ना 4, तो आपसे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अर्धवृत्त के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। चलिए ठीक है, अब सबका आंसर आ रहा है, सर डी सही है। अच्छा, आलोक यादव कह रहे हैं कि सर डी कह रहा हूं। अच्छा, गलती से मिस्टेक हो गया था ना। आकाश कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए ठीक है, आप लोग नंबर अपने मेजर करते रहिए, लास्ट में बताना है सबको अपना नंबर, मैसेज करना पड़ेगा कमेंट में। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कैन बी रिटेन, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर मुझे चाहिए 1 मिनट के अंदर, जल्दी से बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। देख रहे हैं सारे ऑप्शन किस में दिया है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। अगर फार्मूला ना पता हो तो बताओ, हेल्प कर दें। चलिए ठीक है भाई, आलोक यादव मैं समझ गया कि जो आपका ऑप्शन है वो डी ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आप मेजर करते रहिए कि कितने नंबर आपके आए। हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कैन बी रिटेन, ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप यादव, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। ये तो टोटली गलत है भाई। ऑप्शन बी, अंकित विश्वकर्मा 212, गौतम श्रीवास्तव सी, रोहित तिवारी बी। रोहित तिवारी आंसर दे रहे हैं, मतलब सही हो सकता है। कुसुम गुप्ता बी, आलोक चौहान डी। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए इसके लिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। डिग्री सेल्सियस अगर आपको पता होगा टेम्परेचर स्केल, तो ये क्या था इसमें सी, और सेंटीग्रेड में स्केल में क्या होता है 100 का डिफरेंस होता है। मैंने बताया था ना 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जमता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, बॉयल होने लगता है। तो इसका जो स्केल होता है 100 का गैप होता है, तो इसीलिए इसमें 100 आता है। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या था, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता था, बट यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता था, ठीक है। और ये कहाँ तक जाता था, 180 का डिफरेंस होता था इसमें, 180 का डिफरेंस होता था। तो इसीलिए जो फार्मूला बना था F-32, यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट हुआ था तो C-0 होता था, और 100 इसमें गैपिंग था तो 100 नीचे होता था। अब यहाँ पे F-32 क्योंकि 32 से स्टार्ट हुआ है और 180 का गैप है, तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। ये फार्मूला आपको पता होगा, बस यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो अब 180 आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 212। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है। आपसे अगर कोई पूछेगा तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू सी की वैल्यू अगर 100 भी रखेंगे तो भी आपका आंसर 212 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप सीधे टेम्परेचर स्केल अगर आपको याद होता तो आपको देखते ही आंसर पता चल जाता कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, और 0 डिग्री र्यूमर के बराबर होता है। ये मैंने स्केल में बताया हुआ है, टेम्परेचर स्केल अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बताइए तो आप बताएंगे 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताइए तो 273 केल्विन, र्यूमर में बताइए तो 0 डिग्री र्यूमर, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बताइए तो आप बोलेंगे 273 केल्विन, ठीक है। उसी तरह से ऊपर वाले स्केल को भी आपको याद रखना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसमें भी केल्विन में भी 100 का गैप होता है, ठीक है, 100 का गैप होता है तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन, और इसमें 80 का गैप होता है तो ये हो जाएगा 80 डिग्री र्यूमर। तो ये ऊपर वाला डाटा भी और नीचे जो दोनों लिखा हुआ है दोनों को आपको याद रखना है ताकि देखते ही आंसर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी आपका सही आंसर होगा। सबको क्लियर हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सीधे फार्मूले में वैल्यू रखिए। कैसे, देखिए C/100, कुछ लोगों को ये फार्मूला याद होगा तो फार्मूले से कर लेंगे। F-32/180, C के जगह पे रखना था आपको 100, अपॉन में हो गया 100, F-32 अपॉन में 180,
ये पूरा कट गया, आ गया 1, 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180 इक्वल टू f माइनस 32, f इक्वल टू क्या आ गया 180 प्लस 32, ठीक है। तो ये कितना आ गया 212, तो आपका आंसर ऐसे भी यहीं आएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, किसी को 2 स्क्रीन दिख रहा है? चलिए ठीक है, आज काम चला लीजिए, अगली बार से ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। 2 स्क्रीन कैसे दिख रहा है? कोई बात नहीं, अब इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला ये भी कट जाए। तो आप लोग 2 स्क्रीन से देख लीजिए, काम चला लीजिए आज, ठीक है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 10, आलोक यादव सर 212, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखे बोला है मास अपॉन वॉल्यूम को क्या कहते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। और किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? घनत्व, डेंसिटी। किसी ने ऑप्शन बताया? चलिए, आंसर तो मैंने ही बता दिया, कोई बात नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 20, अजीत पाल 10B होगा। बहुत अच्छे, सबसे पहला आंसर अजीत पाल। घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा? डेंसिटी। देखिए, ग्रेविटी होगा नहीं, मॉडुलस वाला चीज होगा नहीं, क्योंकि जितने भी मॉडुलस होते हैं उनका मात्रक मैं आपको बता दूं क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। कितना होता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। जितने भी मॉडुलस होते हैं, चाहे यंग हो चाहे बल्क हो, कोई भी मॉडुलस हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों होना ही नहीं था, यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम था, तो ये सीधे सीधे डेंसिटी होगा। बहुत सही, सब लोग का आंसर सही आ रहा है, बी। चलिए ठीक है, इसको आप लोग नंबर में मेजर कर लीजिए अपने। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? इसका आंसर एकदम सही देना है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट कितना होता है? डिस्टेंस का एसआई यूनिट कितना होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है एसआई में? दूरी का मात्रक सी 11 का सी, ठीक है, सब लोग सही जा रहे हैं। देखता है सेंटीमीटर नहीं होता है, किलोमीटर नहीं होता है, कौन होता है? मीटर। दूरी का मात्रक होता है मीटर, क्योंकि आपने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा हुआ है, वहां पे आपको क्या मिलता है? जितने 7 यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? उसके जो मात्रक होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका समय है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है ना। तो समय जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो उसी तरह से डिस्टेंस भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, ठीक है। बाकी ये जो इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये डिराइव यूनिट है, मतलब इससे बनाए गए वो यूनिट है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ होमोजीनियस मटेरियल इज डिफाइंड एज बीइंग। मटेरियल वाले चैप्टर से है, होमोजीनियस मटेरियल इज डिफाइंड एज बीइंग। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? समांगी, समांगी मिश्रण। होमोजीनियस, समांगी। मटेरियल का मतलब पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो समांगी हो, ठीक है, होमोजीनियस हो, मतलब एक ही तरह के हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? मोर देन वन ऑफ दीज। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे समांगी का मतलब एक ही तरह के पदार्थ हो और उनकी जो प्रॉपर्टी हो वो भी यूनिफॉर्म हो, एक ही तरह से हो। तो यहाँ पे देखें, एक एलिमेंट की बात की गई, एक एलिमेंट से कभी भी मटेरियल नहीं बनेगा, ठीक है। कोई इसमें कई सारे एलिमेंट होते हैं, और ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो होमोजीनियस हो, मतलब एक ही तरह के हो, उनका जो कंपोजिशन हो यूनिफॉर्म हो, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी क्या हो, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मटेरियल। तो यहाँ पे देखें एन एलिमेंट, और ये सोल्यूशन की बात ही नहीं हो रही है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन एनी मटेरियल विथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसे मटेरियल हों जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिले हों, कोई भी मटेरियल हो, यूनिफॉर्म होने चाहिए बस। तो अगर लिखा आ गया या होमोजीनियस लिखा आ गया तो आपको क्या दिखना चाहिए? यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर ये आपको दिखेगा तो यही सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाकी सब लोग सही से आंसर बताए हैं, ठीक है,
सबका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। ए वाला आंसर तो सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ठीक है, सबका आंसर बी सही आ गया है। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 1000 वाट होता है क्या? नहीं, 876 वाट, कुछ ऐसा नहीं होता है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है जो बचे हैं? 1 हार्स पावर, एक अश्व शक्ति किसके बराबर? आलोक यादव का हमेशा आंसर गलत आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आकाश निषाद 746 वाट सही है। ऑप्शन नंबर सी, Updates have been applied. आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, वो अपने में 3 नंबर ऐड कर लेंगे। केशव शर्मा 1000। चलिए बाकी अब सब लोग का आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बस, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब सबका आंसर सही आ रहा है। द सम ऑफ एन इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? इसका आंसर बताइए, कौन सा आंसर सही होगा? 746, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? ए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? अच्छा, आलोक यादव कह रहे हैं कि सर सी मैं भी बोल रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, बस अपने नंबर काउंट करते रहिए सब लोग। लास्ट में आपको नंबर जरूर कमेंट में बताना है कि आप कितना नंबर यहां से गेन किए। कहाँ गया भाई क्वेश्चन? चलिए आगे। एक 180, आलोक चौहान 180 आंसर इनका है। ठीक है, सबका आंसर 180 बी। ये वाला तो सबको पता होगा कि त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं भाई? 3 भुजाएं होती हैं तो 3 कोण होंगे, और तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन बताएं। एक गैलन किसके कितने लीटर के बराबर होता है? एक गैलन में कितने लीटर आता है? एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? आंसर बताइए जल्दी से। 15 का ए, रोहित तिवारी बहुत अच्छे। चलिए 15 का ए यही सही आंसर है। ठीक है, जनरली सब लोग 4 को टिक कर देते हैं, बट जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है? 3.785 लीटर। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ब्रास का मतलब क्या हो गया? पीतल। इज एन एलॉय ऑफ, एक किस चीज से मिलकर बना होता है ब्रास? तो इसका आंसर आपको पता होगा। सबसे पहले चीज, ब्रास में आयरन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन को कट करना सीखिए। जो ब्रास होगा उसमें आयरन नहीं मिलेगा, ये गलत है। और उसी तरह से सी भी चला जाएगा, आयरन नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए एल्युमिनियम भी नहीं मिलेगा। जो ब्रास होगा उसमें आयरन नहीं मिलेगा, एल्युमिनियम नहीं मिलेगा, मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? कॉपर और जिंक। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? कॉपर और जिंक। याद हो गया सबको? बहुत अच्छे, कॉपर और जिंक। अब सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 110 फ़ारेनहाइट कैन बी रिटेन एज, 110 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बनाना है। इसका आंसर बताइए जल्दी से 1 मिनट के अंदर। 110 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कितना लिखेंगे? 110 फ़ारेनहाइट, यहां पे फार्मूला लगा लीजिए। 110 फ़ारेनहाइट,
1 मिनट का टाइम है सबके पास। 110 फ़ारेनहाइट, जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। कुछ लोग डी बता रहे हैं, अंकित विश्वकर्मा डी, गौतम श्रीवास्तव सी, गौरव चौधरी डी, मोहम्मद बिलाल 27 डी। ज़्यादातर लोग डी के साथ जा रहे हैं। चलिए ठीक है, फार्मूला लगाइए, C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। C हमको निकालना है, F के जगह पर कितना दिया है 110 माइनस 32/180। अब इसमें से इसको आप माइनस करिए, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 10 में से 3 गया 7, डिवाइड बाई 18। हाँ अरे वो लास्ट में वो गड़बड़ हो गया था ना थोड़ा। 78/18 इंटू 100। तो अब इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 2 से कट करिए, 2 9 जा, 2 3 जा, 2 9 जा, 9 से इसको कट करिए, ये तो 4 करके आंसर आ रहा है। 27 और 37 तो ऐसे ही नहीं होगा। ए और डी तो गलत है, बहुत लोगों ने डी दिया हुआ आंसर। अजीत पाल सी सही होगा। तो चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं। 9 चौके 36, बचा कितना 3 0, यानी कि फिर 9 से कट करेंगे, 9 त्रिक 27, फिर 3 0, यानी 43.33 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जिसका है उसका आंसर सही है। आलोक यादव सी होगा, रोहित तिवारी 43.33 सही है। जिसका 43.33 वो जो है अपना नंबर इसमें काउंट कर लेगा। मैंने भी सेम ऐसे ही किया है, आप वाला मेथड। बहुत अच्छे अजीत पाल, ठीक है, बहुत अच्छे। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए। और 50 सेंटीमीटर रेडियस एंड 250 सेंटीमीटर हाइट, मतलब जो त्रिज्या है वो 50 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 250 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड टू फॉर अ स्क्वायर क्यूब, मतलब इसको क्या किया गया है, कोई एक सिलेंडर है उसको पिघला करके एक क्यूब बनाया गया है। मतलब कुछ इस तरह का सिलेंडर है, ठीक है, इसको मेल्ट किया गया है, मेल्ट करने के बाद इसको एक क्यूब बना दिया गया है, ठीक है। क्यूब बनाने के बाद आपसे पूछा करके जब क्यूब बनाएंगे तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द क्यूब। इससे जो क्यूब बनेगा इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ अगर मेल्ट किया जाता है और उसे रिफॉर्म करके कोई भी दूसरी चीज़ अगर बनाई जाती है तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, दोनों का आयतन आप बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्यूब है उसका अंतर आयतन क्या होगा, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, यानी ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब होगा। और जो बेलन का आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बस यहाँ पे वैल्यू रखना है और सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके बताइए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। एक मिनट के अंदर आंसर चाहिए। कुछ लोग क्यूब नहीं निकाल पाएंगे तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि कैसे अनुमान लगा के आप सही आंसर कर देंगे। फिलहाल आप लोग ट्राई करिए पहले इसको। 18 हो गया है, बस 7 क्वेश्चन और। हाँ पूरे पेपर है ना। एक मिनट मैं वेट करूंगा, उसके बाद आप लोग बताइए तो मैं बताता हूं फिर कि आप कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए अगर आप क्यूब नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यूब का मतलब होता है 3-3 का जोड़ा बनता है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए ए क्यूब या ए इक्वल टू सीधे लिखिए, क्यूब रूट इधर आ जाएगा, पाई के जगह पे रख लीजिए 3.14,
r की वैल्यू कितनी हो गई 50, स्क्वायर है तो 50 इंटू 50, h कितना हो गया 250। ठीक है, अब क्या करिए देखिए 3 हो गया 3.14 इंटू 50, 50 को आप क्या लिख सकते हैं 250 को आप 50 इंटू 5 लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है, 250 को आप क्या लिखेंगे 50 इंटू 5। ठीक है, ये मैंने 250 को ये लिखा है इन दोनों को, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या करिए देखिए 3 का जोड़ा में क्या बना 50 का बन गया, तो 50 को आप बाहर लिख लीजिए, 50 को मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, और एक क्यूब रूट अंदर क्या बचेगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 एकम 5, 2 7, 5 दिया 15, 1570 यानी 15.70। ठीक है, तो ये आ गया आपका 50। अब इसको सोचिए, अब देखिए 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो ये लगभग कितना है 15 दशमलव है ना, तो 8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, 8 से क्या होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कप्तान दुबे। तो यहाँ पे देखिए ये 15 पॉइंट है। अब 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है लगभग 2 से थोड़ा ज्यादा आने वाली है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगी, तो 2 पॉइंट करके आंसर आएगा। तो 2 पॉइंट मान लीजिए कुछ भी आ रहा है, ठीक है 2 पॉइंट करके आंसर आएगा थोड़ा सा ज्यादा। तो 50 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 100 मिलेगा। ठीक है, अगर ये 27 होता तो 50 इंटू 3 होता, तो ये कितना होता 150 होता, यानी 100 से ज्यादा होना चाहिए और 150 से कम होना चाहिए, क्योंकि ये 15.70 है, यानी 8 से ज्यादा है और 27 से कम है। तो जो भी आंसर रहेगा 2 और 3 के बीच में रहेगा। तो 2 को लेके सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा, 3 को लेके सॉल्व करेंगे तो 150 आएगा, बीच में होना चाहिए आंसर। तो इसीलिए इसके बीच में अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है बी, यानी 125। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको कि अगर मान लीजिए अगर आपको आंसर भी निकालने नहीं आ रहा है, क्यूब नहीं निकालने आ रहा है, तो आप एक अनुमान लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? आलोक यादव बी, गौरव चौधरी बी, सही है, बहुत अच्छे। सबका आंसर देखिए अब बी। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। आप लोग अगर इसको सॉल्व करते तो दिक्कत होती। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ के करिए, आंसर आ जाता। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए इस क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे इस पूरे सीरीज में। अभी सही है सर, सही है, ठीक है। थोड़ा ट्रिपिकल था बट समझ में आ गया, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। देखिए ट्रिपिकल तो था, मैंने पहले ही बोला था 1-2 क्वेश्चन तो होते ही ऐसे हैं जो आपको कहेंगे कि नहीं मुझे मत लगाइए, छोड़ दीजिए। ठीक है, बट आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सब कुछ आंसर आपके सामने है, निकालना बहुत जरूरी है। तो कैसे भी करके उसको निकालना ही निकालना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो cos थीटा की वैल्यू, इसका आंसर तो बताइए तुरंत अभी। tan थीटा की वैल्यू 1 है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू 1, और tan में 1 कितने की वैल्यू होती है? 45 डिग्री की होती है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया? tan 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। अब आपसे पूछा है cos थीटा, तो cos 45 आपको पता होना चाहिए। cos 45 कितना होता है? 1/√2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? डी आपका सही आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत? इसका डी, एहसान बेग, बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, 1 स्क्वायर मीटर कितने स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होता है? ठीक है, तो जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, सबका आंसर सही है वो वाला। अब इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 20 में कि 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू क्या होगा? आप इसको ऐसे लिखिए ना, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसी को तो बोलते हैं 1 स्क्वायर मीटर। अब 1 मीटर में कुलदीप यादव डी, सबका डी सही है, नहीं डी तो इसका तो अच्छा 19 का आप लोग डी बता रहे हैं, सही है। 20 का बताइए, 20 का 1000, बहुत अच्छे। 1 मीटर में कितना? 1000 नहीं होगा भाई, 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। तो देखें, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अगर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। इसमें मैक्सिमम लोगों के गलत हैं, राकेश यादव, विपुल यादव, आलोक यादव, सबका गलत है। आपका ऑप्शन कौन सा हुआ? सी। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग का इस्तेमाल करिए भाई। 1 स्क्वायर मीटर को आप ऐसे लिखिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर, फिर 1 मीटर को लिखिए 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, फिर 100 का 100 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दबाजी में आंसर करेंगे तो सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत दिक्कत है। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, गलत नहीं करना है, टाइम पूरा रहता है, पूरा सॉल्व करके अच्छे से करना है। कोई डाउट किसी को? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए आपसे क्या बोला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे? तो ध्यान दीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलते हैं? वर्क। और टाइम को क्या बोलते हैं? टी तो ऐसे ही रहेगा। और कितने समय में आप कितना काम करते हैं, यही तो होती है आपकी पावर। वर्क अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? पावर। ये बात क्लियर हो गई। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलते हैं? वर्क। और वर्क अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? पावर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। देखिए डी, आकाश निसार डी बता रहे हैं। नहीं भाई डी नहीं, डी तो गलत है क्योंकि नीचे टाइम भी तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए सही होगा। तुषार कुरिल डी, आलोक यादव डी, कुसुम गुप्ता ए। सेकेंड ईयर वालों को तो सही आंसर ही देना है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक्सपीरियंस है कि पेपर कैसे आता है। ठीक है, रोहित तिवारी का सही है, राकेश यादव डी, जी सब गलत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एन ऑब्जेक्ट कैन बी स्टोर्ड एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन के हिसाब से एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो जैसे होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर अपनी पोजीशन के हिसाब से अगर एनर्जी स्टोर कर रहा है तो क्या कहलाएगा? देखिए मैकेनिकल एनर्जी कब होता है? वर्क। तो देखिए वर्क का मतलब हो गया कि हर तरह की एनर्जी, तो ये तो गलत होगा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी हो गई वो तो मैकेनिकल हो गई। ठीक है, आप मतलब जो वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो एनर्जी आपकी है वो हो गई मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, पर ए होगा 21। अच्छा, आलोक यादव पर ए होगा 21। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये होता है मोशन पे, पूरा का पूरा मोशन पे डिपेंड होता है, वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो जो पोजीशन के हिसाब से एनर्जी को स्टोर करता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आपने पढ़ा होगा mgh। ठीक है, इसकी पोजीशन कहाँ पे है, कितनी हाइट पे है, उसके हिसाब से एनर्जी क्या करता है? स्टोर करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। बहुत सही, सबका सही जा रहा है आंसर। ठीक है, चलिए सही है। ठीक है, सबका आंसर सही है। केशव शर्मा ए, अंकित विश्वकर्मा ए, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही आ रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन,
द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, आयतन का मात्रक, वॉल्यूम का मात्रक, आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन, आयतन हमेशा क्या होता है? कोई भी चीज हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो ये क्या होगा? क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। तो आयतन कभी भी होगा उसका मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब होगा, क्यूब सेकंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई ही चलेगा। क्यूब सेकंड नहीं होगा, मीटर नहीं होगा, मीटर तो दूरी का मात्रक होता है, और स्क्वायर मीटर भी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर मीटर किसका? क्षेत्रफल का मात्रक होता है, एरिया का, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर भी नहीं होगा। आंसर कौन बचा? क्यूब मीटर, मीटर क्यूब। तो यही आंसर सही होगा, 23 का बी सही आंसर होगा। सब लोग ए के साथ जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले ज्यादातर ए के साथ जा रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मीटर क्यूब होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अंकित विश्वकर्मा, रोहित तिवारी, ठीक है। सेकेंड ईयर का लगभग सही है, अभिषेक सिंह का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आराम से मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। देखें, लेंथ, मास, टाइम को क्या बोलते हैं, ठीक है। एक किस तरह की यूनिट है? अभी मैंने एक क्वेश्चन आया था ऊपर, तो मैंने बताया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं जो किसी से नहीं बनी होती हैं, वो खुद में ही एक यूनिट होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? लेंथ, 25वां चल रहा है, लेंथ, हाँ, लेंथ, मास, टाइम। तो देखिए लंबाई, मास और टाइम, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल, आपको 2 टेबल बना होगा आपकी किताब में, फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। पहली हो गई आपकी लेंथ, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी अगर बोलेगा तो लेंथ है, और इसका फंडामेंटल यूनिट बोलेगा तो क्या है? मीटर है। देखें, एसआई यूनिट बोल रहा है, फंडामेंटल यूनिट नहीं, इसको एसआई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट अगर बोलता तो क्या होता? मीटर होता। और यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी और एसआई यूनिट दोनों दिया हुआ है। तो लेंथ, मास और टाइम क्या है? फंडामेंटल एक क्वांटिटी है, न कि एसआई यूनिट है, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। डिराइव क्वांटिटी वही होती हैं जो दूसरे यूनिट से मिलकर बनती हैं, दूसरे क्वांटिटी से मिलके होता है डिराइव क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों के दोनों आए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डिराइव क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर? देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? अब देखिए, पाई इंटू डी क्या होता है? ये तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। यानी वृत्त का परिमाप होता है, ये तो गलत है। पाई एच, ये तो कुछ होता ही नहीं है, और डी एच भी कुछ नहीं होता है, तो क्या बचा? पाई डी एच। आप इसको पढ़े होंगे फार्मूला 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे जो 2 आर है ना, इसी को डी बोलते हैं, तो ये हो गया पाई डी एच। 2 आर का मतलब 2 इंटू त्रिज्या क्या होता है? व्यास, तो पाई डी एच। ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर सब लोग सही दे रहे हैं। तो इस तरह से जितने इसमें क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे के सारे सॉल्व करा दिए, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आप लोग ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताएंगे कि कितने नंबर किसके आने वाले थे। सब लोग अपने अपने नंबर बताएं। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, कितने क्वेश्चन किसके किसके सही हुए, और सब लोग अपना कमेंट करके अभी तुरंत बताएं कि कितने नंबर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेशन को हम लोग फिनिश करते हैं। तुरंत अभी आप लोग कमेंट करके बस अपने नंबर यहाँ पे मैसेज करें, तुरंत कमेंट करें। कमेंट करके अभी तुरंत आंसर बताएं सब लोग, कितने कितने नंबर आए सबके। आलोक यादव सर, मैंने 18 किए, 18 सही किए, मतलब 54 नंबर, बहुत अच्छे। 25 में से 18 क्वेश्चन सही हैं। 10 सही हैं केशव शर्मा के। राकेश यादव 60 नंबर, 20 क्वेश्चन सही हैं। विपुल यादव 14, अंकित विश्वकर्मा 16, मतलब फर्स्ट ईयर वाले, क्योंकि जब अंकित विश्वकर्मा के 16 हैं, इनका आंसर लगभग सही आ रहा था हर एक क्वेश्चन का।
झूठ नहीं बताना है। सब लोग कमेंट करिए, ठीक है, मैं उसको बाद में देख लूंगा किसका क्या है। ठीक है, कल मिलेंगे अगले पेपर के साथ। आज यहीं पे समाप्त करते हैं।